न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े मिलो स्टैनफील्ड नामक एक व्यक्ति से शुरू होती है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित है। वो पास की एक दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस दौरान वो अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय से संबंधित बहुत सारी गणनाएं भी कर रहा है। मिलो एक सार्वजनिक बस, सड़क पर एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज साइकिल चालक को नोटिस करता है। इन अवलोकनों के बाद वो सड़क पार करता है और अपनी योजना के अनुसार गड्ढे के पास स्थित एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रखता है। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है और पानी छींटे मारकर पेन पर गिरता है, जिससे पेन जमीन पर गिर जाता है। यह स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित करता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिससे वो मेल बॉक्स से टकराकर पास की फल स्टॉल पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सभी का ध्यान भंग हो जाता है, जिसमें बस चालक भी शामिल है। परिणाम स्वरूप वो ट्रैफिक लाइट के लाल होने को नहीं देख पाता है और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और लोग कहते हैं कि गणित जानलेवा नहीं है। मिलो अपनी योजना की सफलता की पुष्टि करने के बाद वहां से चला जाता है। FBI का प्रवेश। दूसरी ओर FBI की एक विशेष एजेंट ओलिविया, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है, जो अलौकिक घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है, एक अजीब बस दुर्घटना की जांच कर रही है। ओलिविया सिर में चोट लगने के बाद एक लंबे अंतराल के बाद काम पर लौटती है। जैसे ही वो मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम के नेता हैं। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर बिशप एक प्रयोगशाला सहायक फिलिप ब्रो के साथ ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह एक डोपेलगैंगर है, जिसे फॉक्सलीविया कहा जाता है, और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में एक क्लोन को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि कार्यालय के अंदर मौजूद ओलिविया असली नहीं है। वो वास्तव में एक क्लोन है, जिसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टर फिर फॉक्सलीविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें स्थानांतरित करने के पीछे अपनी योजना बताता है। उनका दावा है कि फॉक्सलीविया ही एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टर ये पता लगाना चाहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वो यहीं की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं रहती तो क्या होगा, जिस पर प्रमुख जवाब देते हैं कि तब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को एक अजीब प्रतीत होने वाली बस दुर्घटना के बारे में सूचित करता है, जो इस सप्ताह 2 बार हो चुकी है और प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हुई है। वो फिर अपनी टीम से साइट की जांच के लिए सावधानी बरतने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या संकेत की तलाश में बढ़ जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य FBI एजेंट लिंकन ली कर रहे हैं, जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली शव का निरीक्षण करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से हिल गया है, क्योंकि उसने अब तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत की जांच करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। हालांकि उन्हें घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए झुका था, जिस दौरान वह साइकिल चालक से टकराया और फल स्टैंड में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाते हैं कि पेन वह मुख्य तत्व है जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई, जो अंततः इस महिला की मृत्यु का कारण बना। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली वही बॉल पॉइंट पेन देखते हैं। पहली दुर्घटना की तस्वीर ने उन्हें और भी अधिक विश्वास दिलाया कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला की योजना बनाई थी। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं और उन्हें इन घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता है और 2 बार अपने पक्ष में मोड़ नहीं सकता है। उनके तर्क वितर्क के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड हैरान रह जाती है। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित जीवित है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। उसी समय ओलिविया जमीन पर एक समान बॉल पॉइंट पेन देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। उसने चारों ओर देखा और एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देख रहे एक संदिग्ध व्यक्ति मिलो को देखा। कुछ ही क्षणों में ईयरबड्स पहने हुए एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक आती हुई एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था, ओलिविया ने सोचा, उसके संदेह की पुष्टि करते हुए।
उसने अपनी टीम को सतर्क किया और मिलो की ओर दौड़ी। ये देखकर मिलो ने तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना की और पुल से एक साइकिल फेंक दी। इससे बस अपना रास्ता बदल गई और सीधे ओवरहेड ब्रिज के नीचे जाकर टकरा गई। ओलिविया ने उसे बंदूक की नोक पर रखा और आत्मसमर्पण करने की धमकी दी, लेकिन मिलो पुल से कूद गया, बस की छत पर उतरा और भाग गया। उस दिन से उन्हें बस विस्परर कहा जाने लगा। इस घटना के बाद मिलो घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी बहन मैटेलिन चिंतित है। उसने उसे बताया कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन उसने उसकी अनसुनी कर दी। फिर उसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि वो बहुत दूर जा चुका है। हालांकि मिलो ने उसके कार्यों का अनुमान लगाया और उसके वाक्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया, उसे चुप करा दिया। कुछ ही समय बाद मैटेलिन ने उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का घोड़ा का खिलौना दिखाया जो उसकी माँ की याद दिलाता था। इससे वो असहज महसूस करने लगा और वो चला गया, ये कहते हुए कि ये अब अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ले नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले उसने ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौटी और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करने लगी। थोड़े से निरीक्षण के बाद उसने तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंधों का पता लगाया। वे सभी किसी न किसी रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए थे। उसने अपनी खोज चार्ली के साथ साझा की और दोनों तुरंत इसी मेडिकल सेंटर की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि रोगियों का एक समूह उन्हीं बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों आईपैड्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। बाद में उनकी मुलाकात डॉक्टर एल से हुई, जो एक मुख्य चिकित्सक थे, और उन्होंने बस दुर्घटनाओं के सभी 3 पीड़ितों को पहचाना। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरणों की जानकारी देने के बाद डॉक्टर एल ने समझाया कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रोगियों की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे थे। उन्होंने उन्हें अपने रोगियों के वीडियो फुटेज भी दिखाए, जिसमें ओलिविया ने मिलो को देखा। मिलो के बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेवन ने जवाब दिया कि वह उनके मरीजों में से एक है जिसने उसी ड्रग ट्रायल से भी गुजरा था जिसने उसकी आईक्यू को तेजी से बढ़ा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि मिलो को अस्पताल से उसकी बहन की देखरेख में रिहा कर दिया गया था और प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटना था, लेकिन अब वो उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वो उन सभी को मार रहा है जो उसका नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंटों ने उससे मिलने का फैसला किया। उनके लिए अनजान मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा था, उसके हर एक हरकत का ध्यान रख रहा था और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा था। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत मैटेलिन ने किया। उन्होंने उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन उसने दावा किया कि वो अनजान है। यह महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है, एजेंटों ने उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताया और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने गया, तब ओलिविया ने अपनी मृत बहन के बारे में बताया कि वे एक दूसरे की कितनी देखभाल करते थे। इससे मैटेलिन को इतना सांत्वना मिला कि उसने अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा की। उसने समझाया कि मिलो कई घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है, यहाँ तक कि सबसे छोटे विवरण तक, और वो केवल खिलौने के घोड़े को दिखाकर मिलो के ध्यान भंग कर सकती है। जब भी वो बुलसाई देखता है, वह ठहरिए। ओलिविया ने अंततः उसे वो सब बताने के लिए राजी कर लिया जो वो जानती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। मैटेलिन ने तब एक नोट सौंपा जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया था जहां मिलो वर्तमान में ठहर रहा था। इसके बाद ओलिविया और चार्ली ने ASD के साथ मिलकर मिलो को पकड़ने की योजनाओं पर चर्चा की। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वो उनके हर कदम का अनुमान लगा सकता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का विकल्प चुना। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे अच्छे जानते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए देखा गया और वो अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना कर रहा था। अपनी क्षमता के साथ उसने भविष्यवाणी की कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंचेंगे और उसका पीछा करेंगे। उसने ये भी गणना की कि वो ओलिविया को एक चिन्हित निर्माण क्षेत्र में लुभाकर मार सकता है, जहां हवा बेहद पतली है और सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे उसे कुचल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, 2 FBI एजेंट होटल पर पहुंचे और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाया। फिर वो निर्माण की ओर दौड़ा, जबकि एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान थी, रेस्पिरेटर लगाने के बजाय उसके माध्यम से दौड़ी। इससे वास्तव में मिलो की गणना गलत हो गई। उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी बेवकूफ होगी। इसके अलावा उसने सीमेंट की ईंटों के ढेर को भी चकमा दिया, जिसे मिलो ने उसे कुचलने की आशंका जताई थी। खलनायक अपनी गणना गलत होते देखकर चौंक गया और अंततः उसके द्वारा पकड़ा गया।
इस समय ओलिविया ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लगभग दम तोड़ रही थी, लेकिन सौभाग्य से चार्ली समय रहते पहुंचे और उसे एक श्वास यंत्र के साथ मदद की। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रोका, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मेटेलिन को अस्पताल ले आई, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते देखा गया। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा मिलो के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे रिवर्स प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मेटेलिन कमरे के अंदर गई और अपने भाई के बिस्तर के पास खिलौना घोड़ा बुलसाई रखा।